डिजिटल भारत का सपना लगातार साकार होते हुए दिख रहा है। आरबीआई के ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश भर में यूपीआई अपनाने वाले लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के इंडेक्स के मुताबिक डिजिटल पेमेंट में करीब करीब 13.5% की बढ़ोतरी हुई है। ऑनलाइन लेन देन को मापने वाला आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2023 अंत में करीब 395 पॉइंट रहा है, जो कि इससे एक साल पहले यानी कि मार्च 2022 में करीब 349 पर रहा था। और इस पूरे परिदृश्य में फिनटेक का जो है वो बेहद खास भूमिका रही है। इसलिए इस इंडस्ट्री से जुड़ी संभावनाएं और चुनौतियों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इस वक्त हमारे साथ जो बात करने के लिए हैं वो है प्लूटोज वन के को फाउंडर रजत गुलाटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। शुक्रिया हर्ष। अच्छा, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल रहेगा कि देश डिजिटल पेमेंट के मामले में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार एक नए मील का पत्थर छू रहा है और विश्व के कई देशों के मुकाबले भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बेहद तेजी से गति में आगे बढ़ भी रहा है। आरबीआई का जो डिजिटल भुगतान का सूचकांक है उसमें 13% की बढ़ोतरी हुई है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है और सारे देश के लिए अच्छी खबर है, सिर्फ फिनटेक इंडस्ट्री के लिए नहीं। डिजिटल पेमेंट्स की वजह से आप अपनी ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी कन्वीनियंस बढ़ा सकते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स पे जितनी डिजिटल पेमेंट्स बढ़ती हैं उतना बढ़िया है। सवाल बस इतना आता है कि हम इन डिजिटल पेमेंट्स को हर आखिरी भारतीय तक पहुंचा सकें, उनका फायदा वहां तक पहुंचा सकें। तो हमारी तो ये एफर्ट्स रहते हैं कि ये ग्रोथ सस्टेन रहे डीपीआई में और बनी रहे और इसमें हम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सकें। अच्छा सर, ये बताइए पेमेंट इंडस्ट्री की बात करें, उसके कारोबार में बेसिकली बिग टेक हो या फिर फिनटेक कंपनियों का आरबीआई बेसिकली रेगुलेट करने, हम लोग इस तरह की खबर आ रही है कि वो रेगुलेट करने जा रहा है। इस कदम से फिनटेक इंडस्ट्री पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? और खासकर बाय नाउ पे लेटर को लेकर तो आरबीआई समय समय पर चिंता जाहिर करता रहता है। आपका क्या कहना है? तो जब भी कोई इंडस्ट्री नई होती है तो आपको उसके एजेस पे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो उसका एक जल्दी फायदा उठाना चाहेंगे और कंज्यूमर की जानकारी ना होने की वजह से वो ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो जितनी रेगुलेशन है वो अच्छी है, बिकॉज ये इंडस्ट्री एकदम नई है। कई बार होता है कि इंडस्ट्री एकदम स्टेबल हो जाती है और फिर उसकी ग्रोथ पे रेगुलेशन से रुकावट आती है, पर फिनटेक उन इंडस्ट्रीज में से और डिजिटल उन इंडस्ट्रीज में से नहीं है। अभी डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक इतना नया है भारत में कि यहाँ पे किसी का कुछ गलत करना और कंज्यूमर का फायदा उठाने का चांस ज्यादा है अगर रेगुलेशन ना हो। तो पूरी फिनटेक इंडस्ट्री, जितने लोगों से हम बात करते हैं, उनका जो सेंटिमेंट है कि रेगुलेशन अच्छा है। हमें पता है कि जो रेगुलेटर है यहाँ पे वो कंज्यूमर के फायदे की सोच रहे हैं। तो चाहे आरबीआई हो चाहे एनपीसीआई हो, जो यहाँ से रेगुलेशन निकल रही है उस रेगुलेशन के दायरे में रहकर ही फिनटेक अपना चलाना पड़ेगा और ये सबके लिए ही अच्छी खबर है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि अगर डिजिटल भुगतान की बात करें तो भारत का दुनिया में तीसरा नंबर आता है इस मामले में। हम नंबर वन कब बनेंगे और किस तरह की चुनौतियां अभी हम लोग, जैसे क्योंकि आप इस इंडस्ट्री को बहुत बारीकी से समझते हैं, किस तरह की चुनौतियां फेस की जा रही हैं अभी? देखिए, पहली तो बात है कि जो फिनटेक में और डिजिटल पेमेंट्स में भारत में हो रहा है वो शायद ही वो गारंटीड कहीं नहीं हो रहा है इस पूरे विश्व में, राइट। बाकी देश हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स में, यूपीआई की चाहे रुपए का देख लें, फास्टैग का देख लें। ये जो डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुई है वो अब हर जगह एमुलेट हो रही हैं और कई जगह तो इंडियन कंपनीज ही उन्हें लेके जा रही हैं उन टेक्नोलॉजीज। पीसीआई ने अपना इंटरनेशनल वो खोला हुआ है, लेग खोला हुआ है जो और कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करती है हमारी डिजिटल पेमेंट्स की टेक्नोलॉजीज। तो ये अच्छी खबर है। अगर सवाल ये है कि भारत डिजिटल पेमेंट्स में नंबर वन कब होगा, तो कई मूल में तो अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू ना देखें सिर्फ, बट कई मूल में हम ऑलरेडी नंबर वन है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं यहाँ पे। अब प्योर ट्रांजैक्शन वैल्यू आए तो वो तो गिवन है, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा सर। और सर, चुनौतियों की बात की जाए, किस तरह की चुनौतियां फेस कर रहे हैं? सर चुनौतियां, दो बड़ी चुनौतियां हमें यहाँ पे दिखती हैं। पहला है कि आज कोई भी नया जो डेवलपमेंट आता है जहाँ पे लोगों की ट्रांजैक्शन वगैरह की बात होती है तो वो ऊपर के 10-12% लोगों में सीमित ना रह जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। हर आखिरी भारतीय को डिजिटल पेमेंट्स का, फिनटेक का फायदा कैसे होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी चुनौती ये है कि हम एज केसेस कहते हैं उन्हें, बट ये काफी होता है स्टार्टिंग में कि कंज्यूमर का नुकसान ना हो इन टेक्नोलॉजीज के यूसेज से। जब स्टार्टिंग में यूपीआई आया था तो आपकी जो पेमेंट करने की और पेमेंट रिसीव करने की जो ट्रांजैक्शन थी वो इतनी
सामान्य सिमिलर लगती थी कि कई लोग अपने पैसे लोगों को दे बैठते थे जब उनको पेमेंट रिसीव करनी होती थी। जी अब काफी वो इंटरफेस चेंज हो गया है, कुछ रेगुलेशन से फायदा आया है। तो ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं जो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद दूसरे तीसरे इटरेशन में आते हैं, सॉल्व किए जाते हैं, उनका जी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपने ठीक एक है। बात पीएल की, जो बाय नाउ पे लेटर वाला है उसके अराउंड रेगुलेशन बहुत जरूरी है। तो जी कुछ अभी एफएलडीजी की रेगुलेशन 5% की आरबीआई ने डाली है। कुछ रेगुलेशन, ये रेगुलेशन चेंज होती रहेगी जैसे कंजम्पशन पैटर्न चेंज होते रहेंगे, कंज्यूमर्स का बिहेवियर पता लगता रहेगा, उनकी जरूरतें पता लगती रहेगी। ये ठीक एक सच है इंडिया में कि आपको क्रेडिट लोगों को जरूरत है और देना पड़ेगा। अब वो कैसे देना है, उसमें क्या रेगुलेशन करनी है, वो दूसरी बात होती है सोचने की। सोचने की। ठीक है सर। अच्छा सर, फिनटेक स्टार्टअप्स ने करीब हम लोग बात करें तो 6 महीने में सिर्फ $1.4 बिलियन की फंडिंग जुटाई है, जबकि पिछले साल इसी दौरान सर $4.3 बिलियन की फंडिंग यहाँ पर हुई थी, यानी कि करीब करीब 60% से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। इस समय फिनटेक इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, और खास तौर पर फंडिंग के लिहाज से हम लोग देख रहे हैं कि सूखा कई जगह पर है, आपका क्या कहना है? आई थिंक इसमें जो बड़ी पर्सपेक्टिव जो देखने का जरिया है वो एक बार थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम कहते हैं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से 60% का की रिडक्शन है। अगर उसके पहले वाले पीरियड से देखें तो ये काफी नॉर्मल फंडिंग चल रही है। हमने एक करेक्शन फिनटेक की फंडिंग में जरूरी थी। लोगों को सिर्फ आइडिया के नाम पे फंडिंग उठाने को मिल रही थी, कोई ऐसा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं था, कि कोई प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं था, उतने पे फंडिंग चल रही थी क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी जो इंडस्ट्री नई थी उनके बारे में इतना नहीं पता था कि क्या सक्सीड करेगा क्या नहीं सक्सीड करेगा। तो जो पैसा आ रहा था वो किसी वैलिडेशन के बेसिस पे नहीं आ रहा था, वो सिर्फ एक फोमो, एक डर की वजह से आ रहा था कि मैं इस गेम से छूट ना जाऊं। अब क्योंकि रेगुलेशन भी बढ़ गया है, इन्वेस्टर्स ने कुछ कंपनियों को प्ले आउट करते हुए देख लिया है, उन्होंने देख लिया है कि बड़े रिस्क कहाँ पे हैं। तो अब जो फंडिंग है वो मुझे लगता है वो सस्टेनेबल है, मेंटेनेबल है, और ये एक्चुअल फंडिंग लेवल होना चाहिए। अच्छी कंपनियों के लिए आज भी फंडिंग में कोई गिराव नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं है। तो मतलब इसको इस लिहाज से भी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार फिनटेक या पूरे स्टार्टअप जगत में कि एक तरीके का बबल था, लेकिन अब उस तरह का करेक्शन देखा जा रहा है। जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिटेबल हैं, उन्हीं को इन्वेस्टर्स पसंद कर रहे हैं, उन्हीं के बिजनेस मॉडल को लाइक कर रहे हैं और वहीं पे निवेश हो रहा है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो जी पहले होता था, जो जब आप ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जो पेमेंट्स वगैरह की हैं, जो आपने सारे भारत को देनी है, सिर्फ 2 4 5% लोगों को नहीं देनी है, जी वहां पे आप बिना प्रॉफिटेबिलिटी के बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते। जी आज आप इन्वेस्टर का पैसा लगा के कस्टमर तो अक्वायर कर लेंगे, बट अगर आपका वापस बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं है तो हमें पता है कि 2 3% लोगों के लिए ही बिजनेस बना रहेगा। बट डिजिटल पेमेंट्स ऐसी इंडस्ट्री ही नहीं है। ये क्योंकि सारे लोगों को जानी है, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना बहुत बड़ा इशू है। इशू है। ठीक है सर। अच्छा सर, दूसरे डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म से आप कैसे अलग हैं? थोड़ा प्लूटोस वन के बारे में बताएं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि हम एक्चुअली काफी सालों से एनपीसीआई बैंक्स वगैरह के साथ काम कर रहे थे एक पुरानी कंपनी के अंडर, मैं और मेरे को फाउंडर। हमने देखा कि जो जितनी ये डिजिटल पेमेंट्स की ट्रांजैक्शंस हैं वो काफी हद तक ऊपर की 10% पॉपुलेशन तक सीमित थी, क्योंकि वहां पे इनकम ज्यादा थी या वहां पे उनके बारे में डेटा ज्यादा था बैंक्स के पास, फिनटेक्स के पास। तो वो उनको सर्विसेज देना, चाहे डिजिटल पेमेंट्स हो चाहे क्रेडिट देना हो, वो वहां पे ज्यादा कंफर्टेबल थे। और जी उससे नीचे जो सपोज टीयर 2 सिटीज में लोग हो गए, चाहे वो बिजनेस ओनर भी हो, उनको ना क्रेडिट मिलता था ना डिजिटल पेमेंट्स की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी। तो प्लूटस क्या करता है, प्लूटस वन इन लोगों को, जो अगले अगले 20 करोड़ लोग हैं, इंडियंस हैं, उनको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनके बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करके। तो हम बैंक्स के लिए प्लेटफॉर्म खड़े करते हैं। ये बैंक्स के लिए फ्री प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जितनी सर्विसेज है ये हम प्रोवाइड करते हैं और अपने पार्टनर्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, और हम ट्रांजैक्शन पे मोनेटाइजेशन करते हैं। तो यूजर के लिए भी ये फ्री है, बैंक के लिए भी ये फ्री है। बट आप डिजिटल पेमेंट्स देख लीजिए, क्रेडिट देख लीजिए, कोई भी और ऐसी फाइनेंशियल सर्विस अगर आपको चाहिए हो, तो प्लूटस वन वो प्लेटफॉर्म खड़ा करता है। हमारे पास अभी एक बीबीपीएस का जो बिल पेमेंट्स का लाइसेंस है, जो ट्रांजैक्शन सबसे कॉमनली होती है लोगों के लिए, एक लाइसेंस है। तो उस लाइसेंस के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि लोग अपनी जो बिल पेमेंट्स करें वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कर सकें जिसके उनको कोई रिवॉर्ड मिले, कोई इंसेंटिव मिले, और ऐसा प्लेटफॉर्म हो
जो यूज करने में आसान भी हो और उसको यूज करने से आपको और फायदे भी। तो इसी प्लेटफॉर्म से हम उनकी डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज की डिस्कवरी भी करवाना चाहते हैं और यूजेज भी करवाना चाहते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ट्रांज़ैक्शन को मोनेटाइज़ करते हैं आप, तो ये कस्टमर के लिए है या फिर कस्टमर के साथ भी है और साथ में बैंक के साथ भी है, बैंक के लिए फ्री है ये चैनल? ये बैंक के लिए भी फ्री है और कस्टमर के लिए भी फ्री है। जो ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करते हैं उसकी मोनेटाइजेशन है जो सर्विस प्रोवाइडर है ट्रांजैक्शन का, उससे लेते हैं। तो जैसे अगर आप बिल पेमेंट्स की बात करें, बिल पेमेंट्स एक सर्विस है जो एनपीसीआई प्रोवाइड करती है। उस पेमेंट के एंड पे एनपीसीआई एक कमीशन पे आउट करती है हमें एज अ टीएसपी एंड एज अ फ्रंट एंड पीआई। उस कमीशन के बेसिस पे हम मोनेटाइजेशन करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि फिनटेक में हम लोग सबसे ज़्यादा देखेंगे धोखाधड़ी के इस तरह की गतिविधियों के मामले बहुत सामने आते हैं, और क्योंकि आप लोग अब इस चीज़ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, समझते हैं, और एज अ कंज्यूमर भी कि किस तरह से सतर्क रहने की ज़रूरत है एक आम इंसान को। सर यहाँ भी दो हिस्से हैं। आम इंसान पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल देना कि वो समझ सकें कि जो लोग उन्हें ठगने आए हैं उनसे कैसे बचें, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो काफी हद तक तो यहाँ पे जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं इस इंडस्ट्री में, चाहे रेगुलेटर हो गए, चाहे फिनटेक्स हो गए, चाहे बैंक्स हो गए, उनका बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है अपने कंज्यूमर को एजुकेट करने की। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ पे आती है। आरबीआई ने इस मामले में बहुत कुछ किया है, एनपीसीआई ने किया, फिनटेक्स भी करने शुरू हो गए हैं। हम भी जो करते हैं अपने यहाँ पे, पहला जो हमारा इंटरेक्शन रहता है कस्टमर के साथ, वो इन चीजों के बारे में एजुकेट करने पे रहता है कि वो कैसे यूज करें। अब जो कंज्यूमर है वो कुछ कॉमन सेंस चीजें हैं, अपनी डिटेल्स किसी के साथ ना शेयर करें, पिन किसी के साथ ना शेयर करें। अगर आपको लगता है कोई ऐसी डील है डिजिटल पेमेंट्स में विच इज, जो हम कहते हैं, टू गुड टू बी ट्रू, वो प्रॉबेबली है, वो कोई धोखाधड़ी या ठगी है। अगर आपको 1% भी चांस लगता है कि कुछ ऐसा है, तो छोड़ दीजिए उस अपॉर्चुनिटी को, जाने दीजिए। फायदा अगर नहीं भी होता तो कम से कम आपका नुकसान नहीं होता। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो चीजें आपकी डिजिटल पेमेंट्स वगैरह के साथ लिंक्ड है, वो आपके बाकी अकाउंट से भी लिंक रहती हैं, चाहे बैंक अकाउंट रहे, चाहे बाकी आपके जो एप्स वगैरह के कनेक्शन होते हैं। जी। तो कोई भी डिटेल यहाँ शेयर करना खतरे से खाली नहीं है। अपनी डिटेल अपने पास ही रखिए, चाहे आधार का हो, चाहे अपना पिन हो किसी भी ऐप का, वो किसी के साथ शेयर ना करें। ठीक है सर। सर, आपको वैसे लगता है कि इस तरह की चीज़ें से आपके बिज़नेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है? सर आरबीआई को इस इम्पैक्ट पे पड़ता है। कड़े कदम उठाने चाहिए इसको लेकर, और ज़्यादा सतर्कता बढ़ानी चाहिए, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हिसाब से इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए? हर चीज का यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन रहेगा, टेक्नोलॉजी का भी रहेगा, बट टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है। आपको उस टूल को यूज कैसे करना है वो आपके हाथ में है, चाहे एज अ स्टार्टअप, चाहे एज अ कंज्यूमर। तो आपको थोड़ा इसमें बस ध्यान देना पड़ेगा, बट ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री का फायदा तभी होगा जब हम कंज्यूमर को इन ट्रांजैक्शंस में, इन टेक्नोलॉजीज में भरोसा बढ़ा सके। और वो तभी होगा जब हम धोखाधड़ी के चांसेस कम कर सके, चाहे रेगुलेशन इन प्लेस करके, चाहे अपनी तरफ से प्रोडक्ट ऐसे बिल्ड करके कि धोखाधड़ी ना हो सके, लोगों को एजुकेट कर सकें, और थोड़े से रेड फ्लैग्स वहां मार्क कर सके जहां आपको लगता है कि कोई भी गलती आ रही है, कोई भी दिक्कत होने वाली है। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको, वो हम उम्मीद करते हैं कि उनको उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद बिज़नेस टुडे बाज़ार से बात करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया हर्षी। तो हर बार की तरह आपसे गुज़ारिश है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये टॉपिक अगर अच्छा लगा, तो आप हमें कमेंट कीजिए, और इसी तरह के एक अच्छे जो कंटेंट है उसको देखने के लिए देखते रहिए बिज़नेस टुडे बाज़ार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।